जी। चलें ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है हमारा? मेटा कीवर्ड्स। ठीक है, हमने यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन पहले देख लिया। मेटा कीवर्ड्स इन सिंपल, आप एक टैग ऐड करवाते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल टैग्स लगे हुए हैं, मेटा प्रॉपर्टी के इस तरह के टैग्स लगे हुए हैं, या टाइटल के टैग्स लगे हुए हैं। इसी तरह से एक टैग हम ऐड करवाते हैं अपनी वेबसाइट पे जो होता है कीवर्ड्स। सिंपल उसका टैग इस तरीके से लिखा जाता है। पहले तो हम यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं, क्राइटेरिया क्या है हमारा? मेटा कीवर्ड्स। ठीक है, तो इसका टैग सिंपल इस तरीके से क्रिएट किया जाएगा कि कीवर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, एसईओ की लैंग्वेज में, डेवलपमेंट की लैंग्वेज में इसको टैग कहते हैं। और इन बिटवीन, यानी कि ये ओपनिंग होती है, टैग की क्लोजिंग होती है। इन बिटवीन आपने सिंपल क्या करना है, अपने 5 10 प्राइमरी और सेकेंडरी जो कीवर्ड्स होते हैं उनको सिंपल आपने यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना। जब आप यहाँ पे कोई चीज पेस्ट करते हैं तो वो सर्च पे नजर नहीं आती है, यानी कि हमारा टाइटल टैग, हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन और हमारा यूआरएल तो सर्च के ऊपर नजर आ रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको कहते हैं ना सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो यूआरएल, टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नजर आ रही होती है, लेकिन ये वेबसाइट पे नजर नहीं आती। ठीक है ना, ये वेबसाइट पे कहीं नहीं होगी। ये हम लिखते हैं किसके लिए? सर्च इंजन के लिए, सर्च के लिए लिखते हैं। और जो वेबसाइट के अंदर कंटेंट होता है वो वेबसाइट के लिए लिखा जाता है। बट ये वाला जो कंटेंट है, यानी कि जो हम कीवर्ड्स लिखते हैं, कीवर्ड टैग, ये ना ही सर्च पे शो होगा आपके पास और ना ही वेबसाइट पे शो होगा। ये कहीं भी शो नहीं होगा। ये सिंपल बॉट के लिए है कि अगर बॉट आए तो उसको पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है उनके कीवर्ड्स क्या है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अपनी वेबसाइट के कंटेंट की एक समरी इन द फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इसके अंदर कॉम्पिटिटर वाले कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, ब्रांडेड कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स, हाइलुरोनिक एसिड, जितने भी हमने यहाँ पे अपनी प्लानिंग के अंदर सर्च किए थे, वो वाले सारे कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली वेबसाइट, हमारा नाम लिखने से एक वेबसाइट ओपन हो रही है जिसका नाम है स्किंटिफिक। ठीक है, सिर्फ एक एफ का इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर कोई मिस स्पेल करके या स्किंटिफिक भी लिखता है तो भी चांसेस हो कि फर्स्ट पे नहीं तो एटलीस्ट सेकंड क्यू पे हमारी वेबसाइट शो हो जाए। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव कीवर्ड और ब्रांडिंग कीवर्ड लाइक ऑर्डिनरी, और जो भी इनके पास जितने भी कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, ये जो कंपनी हमारी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, लाइक अगर हम लिखें बीएनबी, इस तरह के प्रोडक्ट्स कीवर्ड्स भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि ये कंटेंट सिर्फ बॉट को शो होगा, और ये इसलिए कि हम उसे ये बता रहे हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर किस तरह का कंटेंट है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी, ओके। ये सब हम सेल कर रहे हैं। हाँ, ये सब हम सेल कर रहे हैं, या हमारे जो पेज है, जो वेबसाइट है, उसके ऊपर ये सारा कंटेंट है, तो बॉट को पहले ही पता चल जाएगा, यानी कि कंटेंट पढ़ने से पहले, कि इस पे मुझे कंटेंट क्या मिलने वाला है। तो रियल टाइम जब ये रैंकिंग होती है, रियल टाइम, तो सबसे पहली पहली चीजें जो स्टडी की जाती है, यानी कि बॉट ऊपर से, यानी कि टॉप टू बॉटम वेबसाइट को पढ़ना शुरू करता है ना, कोड यहाँ से हम हमें ऐसा नजर आती है वेबसाइट, लेकिन बॉट को ऐसी नजर आती है। तो वो टॉप टू बॉटम पढ़ना शुरू करता है। ठीक है ना, हेडर में क्या, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या लिखी हुई है, टाइटल टैग क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड्स क्या है, ये सारी चीजें ना टाइटल टैग के अंदर। देखें टाइटल टैग यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है स्लैश के साथ। तो टाइटल टैग के अंदर सबसे पहले जो भी चीजें हैं ना सारी, यानी कि हमारे हेडर में जो चीजें, हेड के अंदर जो चीजें लिखी है, सबसे पहले वो हेडर पड़ेगा ना हमारा। तो ये कीवर्ड वाला जो टैग है ना, ये भी हेडर के अंदर आता है। ठीक है, तो उसको पता चल जाता है कि ओके, तो यहाँ पे जब ये रियल टाइम रैंकिंग होती है तो उसके अंदर उसको ईज रहता है, उसके प्रोसेस उसमें इजी हो जाता है कि वो कौन सी वेबसाइट को रैंक करवाएगा टॉप। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा हेडिंग टैग्स। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये डायरेक्टली हमारी वेबसाइट के ऊपर नजर आता है। ठीक है, आपको देखें यहाँ पे नजर आ रहा है स्किनटेक स्टोर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डीप हाइड्रेशन एंड बैरियर रिपेयर।
प्लम स्मूथ एंड स्ट्रेंथ योर स्किन विद मल्टी लेयर हाइड्रेशन। अब ये मेन हेडिंग लग रही है हमें, क्योंकि बहुत ज्यादा। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये हेडिंग है, कौन बताएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है कोरियन स्किन केयर। बोल्ड हुई हुई है, हाँ, बोल्ड हुई भी बड़ी है, फॉन्ट साइज सेक्शन। बहुत बड़ा है। सही है। फिर ये सेकंड हेडिंग है। हाईलाइट। हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है, क्योंकि एक्चुअल फॉन्ट साइज तो ये है वेबसाइट का। ठीक है, तो जो भी चीज बोल्ड हम्म। हुई भी है, ये थोड़े बड़े साइज के अंदर लिखी हुई है या इटैलिक में लिखी हुई है, हमें पता है ना कि हमें किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए या किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए हम हेडिंग्स यूज करते हैं। तो हेडिंग्स के अंदर हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं? या तो बोल्ड करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट को। Static हम्म। size enlarge कर दे। हाँ, कुछ भी। ठीक है, या फिर हम उसको बोल्ड करेंगे या फिर उसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। हम यहाँ से कुछ कंटेंट उठा लेते हैं। अंडरलाइन। अब हम बात कर रहे हैं अपने वेबसाइट के कंटेंट की। ठीक है, जब यूजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आ गया तो उसे जो कंटेंट नजर आएगा वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है, और जब बॉट आएगा तो उसे कैसे नजर आएगा। अब हमने बात कर ली ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई, अगर कोई चीज कैपिटल यानी कि बड़े फॉन्ट साइज में लिखी हुई है, या फिर ऑल कैप्स के अंदर लिखी हुई है, या बोल्ड है या इटैलिक है या अंडरलाइन है या कोई डिफरेंट कलर से लिखी हुई है, तो हमें पता चल जाता है ह्यूमन आई को कि ये हेडिंग है। लेकिन बॉट को तो ऐसा पता नहीं चलेगा ना कि ये हेडिंग है, क्योंकि बॉट को कैसा कंटेंट नजर आ रहा है? ऐसा। तो हेडिंग का मतलब क्या होता है? हेडिंग हम क्यों किसी चीज को बनाते हैं, किसी चीज को हेडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है हमारी माँ वेबसाइट। बाप इसको कहते हैं। हम्म। जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसी को तो इम्फेसाइज किया जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, या हमारी टैगलाइंस होती हैं, या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जहाँ पे, तो उस चीज को ही हम हेडिंग बनाते हैं। ठीक है। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसकी सपोर्ट में होती है। तो कोड को या फिर उसको हमें बॉट को बताने के लिए कि ये हेडिंग है, हम हेडिंग टैग्स यूज करते हैं, जिनको हम कहते हैं H1, H2, H3, H4, H5 और H6। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये एडिड नहीं है। तो थर्ड क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा? हेडिंग का क्राइटेरिया। ठीक है। हेडिंग टैग्स। तो हम देखेंगे कि हेडिंग्स तो लगी हुई है वेबसाइट पे, हेडिंग्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या हेडिंग्स के टैग्स हैं या नहीं, यानी कि बॉट को समझाने के लिए कि ये हेडिंग है और ये नॉर्मल टेक्स्ट है। तो हमारे पास हेडिंग के टैग्स होते हैं H1, H2, H3, H4, H5 और H6 अकॉर्डिंगली। यानी कि ये बताने के लिए मेन हेडिंग है वो H1 होगी। ठीक है, सब हेडिंग H2, फिर उसकी भी सब हेडिंग H3, H4, फिर उसकी भी सब हेडिंग। जैसे कि अगर हम इस पेज के ऊपर जाते हैं अगेन, तो सबसे टॉप पे हेडिंग जो लगी हुई है H1 होनी चाहिए, डीप हाइड्रेशन एंड बैरियर रिपेयर। फिर इसकी हेडिंग 2 होनी चाहिए, प्लम सूट, ये वाला लिखा होना चाहिए। फिर अगर इसके अंदर मल्टीपल सेक्शन हैं तो ये सब हेडिंग 2 होने चाहिए। ठीक है, ये वाला सेक्शन ये भी हेडिंग 2 होनी चाहिए, इस तरीके से। फिर उसके अंदर अगर कोई कंटेंट लिखा है, कोई और हेडिंग की जरूरत है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये डी एथिया एक्सेस सियोल, तो ये हेडिंग 3 होनी चाहिए। ठीक है, फिर कंटेंट तो बहुत जरूरी नहीं है कि हर एक पेज के ऊपर सारे हेडिंग टैग्स लगे हुए हैं, यानी कि 1 से लेकर 6 तक। हो सकता है हमें सिर्फ एक ही हेडिंग की जरूरत हो अपने पेज पे, या दो हेडिंग्स की, और बाकी सारा टेक्स्ट नॉर्मल कंसिडर कर रहे हैं हम। बट सीक्वेंस खराब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो चीज हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे सीक्वेंस, कि हमारी जो हेडिंग्स हैं उनकी सीक्वेंस प्रॉपर है या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सोर्स कोड ओपन कर लेते हैं। सोर्स कोड ओपन करने के बाद हम Ctrl+F करेंगे और चेक करेंगे कि H1 का टैग कहाँ है। ठीक है। H1 का टैग हमें नजर आ रहा है। सबसे पहले इन्होंने फोन का वेट दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है, लाइन दी हुई है कितने पिक्सेल्स की होगी, टाइपोग्राफी, लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट फैमिली।
अब देख रहे नंबर्स लिखे हुए हैं, H1 टैग के साथ क्या लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हुए हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देखें, जब मैंने H1 लिखा तो यहाँ पे 32 H1 लिखे हुए हैं एक पेज के ऊपर। एक पेज पे कितने हेडिंग टैग्स लगे हुए हैं, H1 हेडिंग टैग्स कितने लगे हुए हैं, 32। दो नजर आते हैं ना हमें, एक क्लोज होता है एक ओपन होता है। और अगर चले लिखे हुए भी हैं तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ क्या है, नंबर 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 नंबर। तो इसमें क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा। इसका हेडिंग टैग्स में अगर नंबर्स लिखे हुए हैं या लिंक्स लगे हुए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ। आईपी एड्रेस होगा ये। देखें, अब इसका मतलब ये है कि कोड के अंदर एक गड़बड़ है। कोड के अंदर क्या गड़बड़ है कि हमारे पास हेडिंग टैग एक पेज पर एक ही होना चाहिए, H1 का। क्योंकि मेन हेडिंग यानी कि जो पूरे पेज को डिफाइन कर रहा हो, ऐसा कितना कंटेंट हो सकता है, एक ही हो सकता है ना, जो मेन हेडिंग होती है वही हो सकता है। अगर मल्टीपल लगे हुए हैं इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये वेबसाइट क्रिएट की है उसने टैग्स बहुत सारे लगा दिए सिर्फ अपनी आसानी के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे करते हैं लोग, मतलब इसमें क्या गड़बड़ करते हैं। 32 हेडिंग टैग्स लगे हुए हैं। आपको एक सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ कि डेवलपर कैसे काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ा एरर क्रिएट होता है। ये एसईओ के लिए एरर है, क्योंकि जब कोई बॉट आपकी वेबसाइट के ऊपर आके हेडिंग टैग 1H1 पढ़ना शुरू करेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ये पेज किस चीज के बारे में, क्योंकि 32 H1 लगे हुए हैं। जबकि H1 रिकमेंडेड होता है कि एक होना चाहिए हर पेज पर एक, ताकि उससे पता चल जाए बॉट को कि ये पेज किस चीज के बारे में। वो हेडिंग होती है मेन, उस पेज की हेडिंग होती है। जब 32 पेज के ऊपर H1 लगे होंगे तो बॉट क्या कंफ्यूज होगा, उसके अंदर कोई कंटेंट भी नहीं, नंबर्स नंबर्स लिखे हुए हैं या फिर यूआरएल्स लगे हुए हैं। तो ये कैसे होता है एरर क्रिएट, ये ऐसे होता है कि देखिए मैंने कोरियन स्किन केयर की एक यहाँ पर हेडिंग क्रिएट की, ठीक है। और ये मैंने मैनुअल की थी आप लोगों के सामने, ठीक है, यानी कि मैंने इस कोड को सिलेक्ट किया था और फिर यहाँ पे इसको अम्मा साइज चेंज किया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया और उसका कलर चेंज किया। तो मैंने ये सारा काम मैनुअल किया। तो डेवलपर क्या करता है, उसने ये वाली जो हेडिंग बनाई है, डीप हाइड्रेशन एंड बैरियर रिपेयर, ये जो हेडिंग उसने बनाई है ये उसने मैनुअल बनाई है, ऐसे जैसे मैंने बनाई है, ठीक है। यानी कि जब उसने ये कंटेंट लिखा तो जैसे हम लोगों के पास यहाँ पे बना बनाया ऑप्शन आ रहा है ना डायरेक्ट सेलेक्ट करने का, उन्होंने ऐड की कि चीज के कलर रेड होना चाहिए, फॉन्ट साइज ये वो जो अपनी कोडिंग की लैंग्वेज के अंदर उसने सारे मैनुअल इंस्ट्रक्शंस दिए उसको। जबकि रिकमेंडेड क्या होती है सेटिंग, मैं इसको यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, कोरियन स्किन केयर। और फिर उसके बाद उसने एक अपने लिए इजी काम ये किया कि उसने बाकी सारा कंटेंट के वो हेडिंग वन बना के उसको इजी करना शुरू कर दिया। ये देखें, ये आपके पास हेडिंग्स के बने बनाए ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं इसको H1 कर दूं और मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मैं अभी आप लोगों को वर्ड नहीं सिखा रही, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि काम कैसे होता है। इसको हम करते हैं मॉडिफाई। इसका नाम मैंने हेडिंग 1 रखा, यानी कि आप समझिए कि इसका नाम H1 रखा, ठीक है। और इसका मैं कलर हम इसका ले लेते हैं रेड, इसको करते हैं बोल्ड, और इसका कोई कलर एरियल ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। और इसको इटैलिक भी कर देते हैं, इटैलिक नहीं कर रहे हम इसको, और इसका साइज थोड़ा सा और 18 कर देते हैं, इसको कर देते हैं अप्लाई। तो देखें, अब उसने अपने ईज के लिए क्या किया, एक H1 बना लिया एक बार। जो मेन हेडिंग थी वहां H1 नहीं बनाया, और जो मेन हेडिंग नहीं थी वहां पे H1 बना लिया। अब क्योंकि हमें ये बार बार ऐसे बहुत सारा कंटेंट लिखना है, बार बार अब कोई दूसरी लाइन हमें लिखनी है, यहाँ पे हमें फॉर एग्जाम्पल हमें हेयर केयर लिखना है, फिर उसके बाद हमें कुछ और वर्ड लिखना है और हमें उसको सेम सेम ही वो ऐसा स्टाइल रखना है। तो मैंने एक बार बना लिया ना, इसको क्लास कहते हैं ये लोग, तो हमने इसको बस डिसाइड सेट कर लिया है, तो मैंने इस पे ये ऐड कर दिया। तो कितने ज्यादा H1 क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, ऐसे किया है। जो मेन हेडिंग थी उसको कर दिया मैनुअल, मैनुअल बनाया उसको क्योंकि वो एक बार का काम था। और जो बार बार यूज हो रहा था ना कंटेंट, उसके ऊपर उन्होंने एक सेटिंग बना के और वो लगा दी, उसको बार बार अप्लाई कर दिया। जिससे क्या हुआ,
कि दिखने में तो वेबसाइट सही बनी है और जल्दी भी बन गई होगी, लेकिन एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉट के लिए ये कंफ्यूजिंग है। समझ में आया? तो हम इसकी रिपोर्ट में लिखेंगे 36 H1 टैग्स फाउंड, और रिकमेंडेड कितने होते हैं? One. ओनली वन इज रिकमेंडेड। और इवन कि आप यहाँ पे उसको एक अच्छी सी हेडिंग हम उसे बनाकर भी दे सकते हैं, कि अगर हमें ये लग रहा है कि ये हेडिंग है, एज अ ह्यूमन आई अगर हम देख रहे हैं कि ये हेडिंग है और इस पे H1 टैग होना चाहिए था, तो H1 टैग तो चलो हम इस पे लगवाएंगे ही लगवाएंगे, वो तो हम बताएंगे डेवलपर को कि भाई इसको आपने मैनुअल नहीं बनाना, H1 टैग लगाएं इसके ऊपर, और बाकी सब पे से H1 टैग हटाएं। और लेकिन हमें ये लग रहा है कि डीप हाइड्रेशन एंड बैरियर रिपेयर का जो ये जो हेडिंग है ना, ये सही नहीं लग रही हमें, इसको हमें चेंज करवाना है। तो इस हेडिंग के लिए भी एक अच्छा सा कंटेंट आप बनाकर, क्योंकि एसईओ वालों का काम कंटेंट रिकमेंड करना भी होता है, क्योंकि अब सारी की सारी प्लानिंग ही वो कर रहे होते हैं, और इतना बेसिक कंटेंट के लिए तो हमें कंटेंट राइटर की जरूरत नहीं होती है, ये तो हम खुद भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पेज का क्या होना चाहिए? होम पेज। होम पेज। होम पेज तो यार यूआरएल का नाम होगा ना, होम पेज के लिए स्लग लगाना जरूरी नहीं, ये वाली हेडिंग जो डीप हाइड्रेशन एंड बैरियर रिपेयर। Heading. हाँ, अब आप देखें कि इसके अंदर हमारे पास में मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, के ब्यूटी, सनब्लॉक और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं, इवन 30% ऑफ भी आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट का नाम लिख देना, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये हेडिंग है, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट यानी कि हाइड्रेशन एंड बैरियर रिपेयर से रिलेटेड एक लाइन लिख देना, इसका मतलब ये बाकी सारा कुछ निगलेक्ट हो रहा है। तो हम ऐसी कोई हेडलाइन लिखेंगे जो पूरा डिफाइन डिफाइन करे कि ये पेज किस चीज के बारे में है। मैं एक से जेनरिक से लिख रही हूँ, एक अपने कीवर्ड्स यहाँ पे देख के, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट रेंज। ठीक है, अभी मैंने जस्ट ऐसे ही जनरल लिखा, क्योंकि हमारी कीवर्ड की प्लानिंग भी बेसिक है। सो कुछ हेडिंग ऐसी हो जो पूरे पूरे पेज को डिफाइन कर रही हो, कि इस पूरे पेज के ऊपर आखिर कंटेंट क्या मिलने वाला है बॉट, और दिखने में भी अच्छी लगे, एज अ ह्यूमन आए हमें देखने में यहाँ पे प्लीज भी करे, अच्छी भी हो। तो इस तरीके से, और उसमें कहीं ना कहीं हमारे प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स भी हो। तो आई होप कि यहाँ तक H1 टैग क्लियर होगा सब। ठीक है, लेकिन वो आपका क्लास नाम क्लियर है अच्छा, सबको? ये अर्न वाले पेज पे हम्म। आपने ये सर्च कैसे किया था? ये 36 H1 टैग है, वो मिस हो गया मुझसे। ये H1 टैग्स। 36। यस, थर्टी हाँ, सिक्स कैसे ये हैं? सिर्फ यहाँ पे हम वो ऐसे करा अर्न कि, वाले पेज पे। यस। हाँ, कंट्रोल F यानी कि कंट्रोल फाइंड के टैब ओपन की, 36 में 32 आ रहे हैं, H1 लिखा, कंट्रोल एफ सर्च या किया। एफ? एफ एफ फाइंड, कंट्रोल फाइंड होता है ना, तो कंट्रोल F कर। एफ। एफ। ओके। अच्छा। ठीक है, तो वो यहाँ पे देन बता रहा है कि 32 है रिजल्ट्स। ये 32 आते हैं ना, स्लैश 27 रिजल्ट के ऊपर हमें टोटल 32 रिजल्ट आ रहे हैं H1 टैग। ठीक है, तो हमें इससे पता चल गया कि थर्टी ओके टू टैग्स लगे हुए हैं। ओके ओके। ठीक है, अच्छा, अब जो बाकी है उसके अंदर, यानी कि हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 के अंदर ये क्राइटेरिया नहीं है कि वो एक ही हो, वो मल्टीपल हो सकते हैं, बट स्किप ना हो बीच में से। ठीक है, स्किप ना हो क्या मतलब? H1 के बाद अगर कोई और हेडिंग, यानी कि उसकी सब हेडिंग आपको बनानी है, तो उसका टैग हमेशा H2 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो H3 लिख दें आप उसका नाम। H2, H2 टैग है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ओके, H1 के बाद H2 टैग ही होना चाहिए। H3 भी है, H4, H4 भी है, ठीक है, H5, H5 भी लगा हुआ है, एच एफ। सिक्स हाँ। एच सिक्स भी है। ठीक है, तो ये ओके, इसका मतलब ये है कि कोई टैग मिस नहीं है बीच में से, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है, इसको हम ओके कर देते हैं सबको। समटाइम हमारे पास ऐसा भी होता है कि H2 लगा हुआ है और फिर डायरेक्ट H6 लगा दिया। ये कब करते हैं डेवलपर? ये जब करते हैं जब किसी पेज के ऊपर
उन्होंने एक बार की क्लास बना के रख ली, ठीक है। अब एक पेज का कंटेंट उन्होंने डिजाइन कर लिया, दूसरे पेज का कंटेंट डिजाइन करने बैठे हैं, या तो इस पेज के ऊपर उनको कहीं, इनको पूरे 6 टैग्स की जरूरत पड़ी थी तो उन्होंने यूज कर लिए। नेक्स्ट पेज के ऊपर उन्होंने 1 2, और उनको डिजाइन चाहिए था जो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग, तो ये डिजाइन है ना, उनको डिजाइन चाहिए था 4 का और 3 का नहीं रिक्वायर्ड था, तो उन्होंने 3 को स्किप करके 4 का टैग लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ किसने, डिजाइन ऐड करने के लिए। लेकिन बॉट के अकॉर्डिंग एक हेडिंग मिसिंग हो गई बीच में से, ठीक है। यानी कि एक हेडिंग है, अगर उसकी सब हेडिंग में 2 है तो उसकी सब हेडिंग में 3 और उसकी सब हेडिंग में 4, उसकी सब हेडिंग 5 और उसकी सब हेडिंग 6 ही हो सकती है ना। 2 की सब हेडिंग 5 तो नहीं हो सकती डायरेक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो सब हेडिंग मिसिंग नहीं होनी चाहिए पेज के बीच में से। अगर कम है 1 2 3 है तो ओके, हाँ, उसको 3 ही रिक्वायर्ड थी तो 3 ही लगी होंगी वहां पे हेडिंग, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 2 4 हो और 3 मिस हो बीच में से, ठीक है। तो अगर कोई हेडिंग टैग मिसिंग है तो आप उसे बोलें कि भाई अगर आपने 4 लगा दिया तो उसको आप 3 करें, इसका नाम आप H3 रखें, 4 क्यों रखा हुआ है आपने। आप नई क्लास बनाए, सिर्फ और सिर्फ जल्दी कोड हो जाएगा, चीजें जल्दी क्लियर हो जाएंगी, और उनको इस चीज का आइडिया नहीं होता कि ये एसईओ के ऊपर इम्पेक्ट करेगा, तो वो जल्दी जल्दी में, सिर्फ उनके लिए ये सिर्फ डिजाइन है, लेकिन हमारे लिए ये टैक्स, ये बोर्ड की गाइडलाइन है। उसको पता चलता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो हेडिंग्स पढ़ता है, फिर सब हेडिंग्स पढ़ता है, पहले वो सारी हेडिंग्स स्क्रॉल करता है, उसके बाद ये कंटेंट पढ़ना शुरू करता है आपका। तो अगर उसको हेडिंग्स भी कंफ्यूजिंग मिलेंगी सारी और बीच में से स्किप हुई हुई होंगी, तो उसके लिए कंटेंट पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस हो जाए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको हेडिंग्स टैग्स का? क्लास? जी। सही। अच्छा, एंकर टेक्स्ट का मैंने आप लोगों को एक बार बताया था जब हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे थे कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है। याद है आप लोगों को या भूल गए? भूल गए। भूल गए? और ऑल टेक्स्ट, ऑल्टर टेक्स्ट? ऑल्ट का टेक्स्ट ये होता है कि अगर कोई इमेज लोड नहीं हो सके तो फिर उधर वो लिखा हुआ है। हम्म, अगर कोई इमेज मिसिंग है तो उस इमेज को डिफाइन करने के लिए जो टेक्स्ट यूज करते हैं वो लिखा होता है। सही। अच्छा, अब आप लोगों को ये वाला जो हमने पढ़ लिया यहाँ तक, ठीक है। बाकी कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक। अगर किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछ लें। यहाँ तक सब समझ में आ गया आप लोगों के? अब आप लोगों ने क्या करना है, ये शीट में अभी अपलोड कर दूंगी क्लासरूम पे, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों की वेबसाइट नहीं बनी हुई है, अगर आपका स्किन केयर का प्रोडक्ट है तो स्किन केयर की कोई वेबसाइट ढूंढना और उसकी ऑडिट करना शुरू करें, उसके ऊपर अपने सजेशंस ऐड करना शुरू करें। कोई ऐसी वेबसाइट देखिएगा जो ज्यादा अच्छी एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं हो, ठीक है। ओके। चलो, ये कैसे तो चेक क्लास करते हैं हम, एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है? ये सारी चेकिंग कर रहे हैं तो यही तो बता रहे हैं इनको कि ये सारे ये क्राइटेरिया है सारी एसईओ के। कैटेगरी चेक करेंगे। हाँ, एक जो एक करके हम अच्छी ना एक लगे। एक 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 करके हम सारा क्राइटेरिया चेक कर रहे हैं उसका, ठीक है। उसके बाद फिर ये हम अपनी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं ताकि ये सही करवाएं। अगर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है चीजें तो इसका मतलब ऑप्टिमाइज नहीं है ना, ठीक है। क्या? इसलिए आपको वो काम दिया नहीं बोला। क्या बोला? मैं मैसेज पहले ही कर दिया था। तो बोला मेरे घर में इवेंट्स भी चल रहे थे और बाकी दूसरी एक दो वजह से। Excuse me, I have a query. जी, पूछे। एक बात तो ये कि अभी जो एक्सेल शीट रेडी की है ना आपने ऑडिट हम्म, की, अगर स्पेसिफिकली इसका स्क्रीनशॉट आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दें मैं ये तो शीट थोड़ा ही सा पूरी रिकॉल अपलोड कर करने में दूंगी, आसानी हो जाएगी। और मैं दूसरी क्लासरूम में जो, अपलोड कर दूंगी, जी, अच्छा पूरी शीट अपलोड कर देंगी ना? पूरी शीट ठीक है। अपलोड कर एंड दूंगी। रिकॉर्डेड लेक्चर, एंड प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर भी उधर। हाँ, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में ये होता है कि आप लोगों की 1.5 2 घंटे की क्लास होती है, तो बहुत ज्यादा उसमें बीच बीच में ना ऐसा कंटेंट भी होता है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं और वो सब चीजें, तो वो बहुत हैवी हो जाती हैं फाइल्स।
मैं उनको एडिट करके अपलोड अपलोड करती हूँ। और हमारे घर में शादी के फंक्शन चल रहे थे, कल ही खत्म हुआ। इस वजह से मैंने आप लोगों की लास्ट कुछ क्लासेस के लेक्चर अपलोड नहीं किए। मैं कोशिश करूंगी कि कल तक, नहीं कल तो आप लोगों की क्लास है, परसों तक उसको कंप्लीट करके एडिट करके आप लोगों को अपलोड के लिए अपलोड कर दूँ लेक्चर्स।